Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of June 2025. तो गाइज आज है तारीख 29 जून 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इजिप्ट को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, आज संडे है और मैंने आज एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी कोशिश की है, जहां पे आपके मैंने जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनको भी कंपाइल करने की पूरी कोशिश की है। तो बेसिकली जैसे आप लोग भागते हैं ना अलग अलग सोर्सेज के लिए अलग अलग जगह, सर मैं द हिंदू यहाँ से कवर करूँ, इंडियन एक्सप्रेस यहाँ से कवर कर लूँ, ये आर्टिकल मेरा छूट रहा है, ये वाला सोर्स मेरा रह रहा है, इस टॉपर ने ये बोला ये वाला सोर्स पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से पढ़नी पड़ती है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि आपको ये सोर्स पढ़ना है, ये पढ़कर आइए। वो आपसे करंट अफेयर पूछेगा, आपके सिलेबस का हिस्सा ही करंट अफेयर है। तो मैंने आज एक बहुत शानदार सी कोशिश की है, जिसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मैंने जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हैं जो करंट समय पर चर्चाओं में हैं उनको डिस्कस किया है। साथ ही साथ में मैं यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको लगवाऊंगा कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। और जैसे ये आर्टिकल हमने पढ़ा तो ऐसे पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, भविष्य में ऐसे फिर से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हम लोग साथ ही साथ में यूपीएससी का पैटर्न भी यहां पर समझते हैं। ठीक है, शुरुआत करें आज के एनालिसिस की। तो सबसे पहला ही जो हमारा आर्टिकल होने वाला है या पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, ये जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। याद रखिएगा, मैं आपको हाथों हाथ बताता चलूंगा। प्लीज़ आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स वगैरह साथ ही साथ में प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। आपको बहुत सारे रेलिवेंट फैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, अपने नोट्स तैयार करने हैं, लास्ट में इसको सबमिट करना है टेलीग्राम पर। दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिखेंगे, वहाँ पर जाके सबमिट कीजिए। डेली बेसिस पे बहुत सारे एस्पिरेंट अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, वीडियो के अंत तक 1 से 2 पेज के नोट्स उनके बन जाते हैं और उसको टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करते हैं। आपको भी करना है। आज से इस इनिशिएटिव की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारा मेन टारगेट है कि आप 1 साल में ही, यानी कि जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें ही आपका सिलेक्शन हो। सबसे पहली चीज़, ये जो आर्टिकल है K6 मिसाइल के बारे में बात करता है। याद रखिए, अब जितने भी मिसाइल होते हैं या टॉर्पीडोज होते हैं, ये सब एग्जाम के लिए रेलिवेंट होते हैं और हर एक प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे वो दूसरा कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार वो न्यूज़ क्या है जिसकी वजह से हमें इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। कौन से खबरों में है? आपका इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड लास्ट इज पीआईबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इन सभी जगहों पर इस आर्टिकल की चर्चाएं हो रही हैं। आर्टिकल यहाँ पर यह है कि इंडिया करंट समय पर K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहा है। ये कौन सी मिसाइल है? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अब देखो, मिसाइल ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे आपने 2 टाइप्स तो सुने होंगे कि हाँ सर मिसाइल हमने ये सुना है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और साथ ही साथ में एक क्रूज मिसाइल होती है। बिल्कुल, हमने कई बार इसके बारे में पढ़ रखा है। सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मान लो ये आपका एरिया है जहाँ से आप इस मिसाइल को दाग रहे हैं और ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है या टारगेट है जिसको हिट करना है। तो आप इस एरिया से, यानी कि इस लॉन्च पैड से जब अपनी मिसाइल को लॉन्च करेंगे, जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो इस तरीके से जाती है ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर, वापस से फिर वो एंटर करती है और आकर जाकर इस तरीके से नीचे वापस आती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो जो भी मिसाइल कुछ इस प्रकार से जाती है या ऐसा पाथ होता है, इसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल कौन सी होती हैं? अब मान लो अगेन आपका यहाँ पर ये लॉन्च वाला एरिया है, ये टारगेट है। तो क्रूज मिसाइल को जब आप लॉन्च करते हैं तो ऐसे ही वो थोड़ी सी ऊपर उठेगी और नीचे एनवायरमेंट के अंदर रहकर एटमॉस्फेयर में ही जाकर सीधा अपने टारगेट को हिट करेगी। तो दोनों का दागने का तरीका और इनका जाने का तरीका, इनका जो पाथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी के आधार पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि हाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये यहाँ पर क्रूज मिसाइल है।
अब दोस्तों एक बात यहाँ पर और सुनिएगा, जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं यह है किलर यानी K6 की बात हो रही है। K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है ये बात तो आप यहाँ पर हाथों हाथ समझ गए, लेकिन अब बात हो रही है सबमरीन लॉन्च, यानी सबमरीन से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। जो हमारी पनडुब्बी होती है, सबमरीन क्या होती है, पनडुब्बी, और ये पनडुब्बी क्या करती है, पानी के अंदर चलती है ना। तो इस पनडुब्बी से हम लोग इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए ये वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, हाल ही में K6 चर्चाओं में है, ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो पहली चीज तो ये फीचर है इसका कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब आप समझ रहे हैं, इसकी जो स्पीड है, जो बोलने की स्पीड होती है, जो ध्वनि की स्पीड होती है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि माक 5 से भी ज़्यादा की स्पीड आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर मिसाइल की। और इसको हम कहाँ से लॉन्च करते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। तो किस प्रकार की मिसाइल है, पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बात को लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधा ऐसे ही प्रश्न डायरेक्टली आप लोगों से बनते हैं। आगे आइए। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए मिसाइल किस प्रकार की है, क्योंकि एक होती है हमारी कन्वेंशनल मिसाइल्स और एक होती है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। कन्वेंशनल मतलब सीधा जाएगी, अपने टारगेट पर धमाका करेगी, बॉम्ब उसके अंदर में या जो बारूद वगैरह है वो सब आगे उसके वॉरहेड में भरा हुआ है। मिसाइल का जो अगला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला नुकीला वाला, वो वॉरहेड है, वही तो धमाका करता है, उसमें ही तो सारे एक्सप्लोसिव्स हम लोग भरते हैं, सारे विस्फोटक उसमें रखे हुए होते हैं। तो एक तो होता है कन्वेंशनल तरीका, दूसरा होता है न्यूक्लियर तरीका, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह मिसाइल इतनी सक्षम है कि यह न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती है, परमाणु हमला कर सकती है। समझ गए, ये इसका एक और फीचर हो गया। तो अभी करंट समय पर इसको बनाया जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कौन बना रहा है, डीआरडीओ की एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है, क्योंकि जब आप डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी मल्टीपल लैब्स आज के समय पर हमारे देश में प्रेजेंट है। तो डीआरडीओ की एक लैब है, एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी, याद रखिए हैदराबाद में है, और इसी लेबोरेटरी के तहत इस K6 मिसाइल को करंट समय पर डेवलप किया जा रहा है। दैट मीन्स ये अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब याद ये रखना है, इसको हमने जो डिज़ाइन किया है ना कि सर हम इसको सबमरीन से लॉन्च करेंगे, तो क्वेश्चन ये भी आएगा सर कौन सी प्रकार की सबमरीन से लॉन्च करेंगे। सबमरीन भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो इसमें जो S5 क्लास सबमरीन है उससे हम लॉन्च करने वाले हैं। S5 क्लास सबमरीन ये एक प्रकार की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है। देखो सबमरीन दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन जो डीजल से चलती है, डीजल से इसका इंजन चलता है, ये समुद्र के अंदर में चलती है, सबमरीन सारी समुद्र के अंदर में चलती हैं, है ना। तो डीजल वाली जो है इसको बार बार समय के हिसाब से बाहर आना पड़ता है अपना इंजन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। कहने का मतलब है ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। तो कौन सी सबमरीन सबसे बढ़िया हुई, जो लंबे समय तक पानी में रह सके, दुश्मन की पकड़ में ही ना आए, वो होती है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन। अब कहोगे ये भी तो वही सबमरीन है क्या, ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। एक तो होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये क्या करती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को दाग सकती है, यानी ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर अटैक कर सके, ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर अटैक कर सके, ऐसी मिसाइल को दागने की ताकत है इस S5 क्लास सबमरीन के अंदर में। समझ गए। तो S5 क्लास की सबमरीन ऐसी नहीं है, ये मत सोचना कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है कि हाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये ऐसी मिसाइल को लॉन्च कर सकती है जो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। दैट मीन्स क्या है, ये एडवांस क्लास का S5 सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, वो वाली मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है, इसको लॉन्च करने वाली यहां पर यह सबमरीन है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर पावर पे चलेगी। समझ गए, क्लियर हो गया। तो S5 सबमरीन जो हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये जो K6 मिसाइल है इसको भी तैयार किया जा रहा है, S5 सबमरीन जो है इसको भी तैयार किया जा रहा है। S5 जब बनके तैयार हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर देखोगे इसको लेकर पहले भी काफ़ी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है जो आज के समय पर हमारे पास में अरिहंत सबमरीन है, उस अरिहंत से भी बड़ा है। और अरिहंत भी यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, SSBN, समझ गए, जो न्यूक्लियर मिसाइल को दाग सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल को दाग सकती है, इसलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन इसको बोला गया है। समझ गए, ये न्यूक्लियर अटैक करने वाली या न्यूक्लियर पावर पे चलने वाली सबमरीन नहीं है।
समझ गए, केवल ये मिसाइल को दाग सकती है जो न्यूक्लियर कैपेबल हो। तो ये जो हम लोग S5 सबमरीन तैयार कर रहे हैं, इसी से ही K6 मिसाइल को दागा जाएगा। और अभी S5 सबमरीन की बात कर लें तो ये अरिहंत से काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। समझ गए? आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है बढ़िया तरीके से, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, फिर आपका K6 मिसाइल के बारे में और 2-4 बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। क्या बोली जा रही है कि ये हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मतलब इसकी जो स्पीड है माक 7.5 के आसपास है। कहने का मतलब यह है आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी स्पीड ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा हो। ध्वनि मतलब साउंड की स्पीड कितनी होती है, माक, 1 माक मतलब साउंड की स्पीड। और इस माक में जब हम बात करते हैं तो 5 माक से ज़्यादा जितनी भी स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। और इसकी स्पीड एग्जैक्टली किलोमीटर पर आवर में देखें तो 1 घंटे में 9261 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। ये है इस पर्टिकुलर मिसाइल की ताकत। कहने का मतलब है कि जो एनिमी का जो रिएक्शन करने का टाइम है, दुश्मन को समय भी नहीं मिलेगा, दुश्मन इसको भेद नहीं सकता। दुश्मन जो नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल होती है ना, उससे भेद ही नहीं सकता हमारी इस मिसाइल को। ऐसा K6 मिसाइल इंडिया तैयार कर रहा है जिसकी जो रेंज होने वाली है, ये रेंज देखो, ये है यहाँ पर इसकी स्पीड। स्पीड और रेंज में फर्क होता है। स्पीड मतलब ये 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चल सकता है, लेकिन कितनी दूर तक जा सकता है, 8000 किलोमीटर तक। तो 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये दोस्तों आपने देखा कि ये एक K6 मिसाइल है, मतलब इससे पहले इंडिया ने K2, 3, 4 करके ऐसी बहुत सारी मिसाइल डेवलप की होंगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इंडिया के पास में K3 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर रेंज है। K4 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ये इंडियन नेवी को ऑलरेडी सौंपा जा चुका है। फिर K5 मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर यानी 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर के आसपास है। इसको भी इंडियन नेवी को सौंपा जा चुका है। तो ये आपकी K कैटेगरीज वाली इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हो गई। इन सब मिसाइल्स को प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत काम की हैं। रेंजेस ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सर अभी K6 मिसाइल के फीचर ख़त्म नहीं हुए हैं। एक और बड़ा फीचर है इसके अंदर में कि ये आपका न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। दूसरा, नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल अटैक भी कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि दुश्मन इसको भेद ही ना पाए, क्योंकि आजकल आपको पता है मिसाइल को हवा में उड़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के पास में अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हम मिसाइल दागेंगे, दूसरे देश का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा, वो हमारे मिसाइल को हवा में गिरा देगा। ऐसा होता है ना। लेकिन हमने K6 को ऐसे डेवलप किया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने की यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसका नाम है MIRV टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये MIRV टेक्नोलॉजी की याद रखना। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगी ये हमारी K6 मिसाइल। जो नॉर्मल मिसाइल होती है ऐसी होती है, इसमें एक सिंगल वॉरहेड है, जाएगा धमाका करेगा, काम खत्म। लेकिन जो MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल होती है, जैसे हमारी K6 मिसाइल है, इस K6 मिसाइल से हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, नॉर्मल अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन जब आगे इसमें गोला बारूद भरेंगे, जो वॉरहेड लगाएंगे, इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। ये देखिए, इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है MIRV टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मिसाइल जब हम दागेंगे तो इसका ऊपरी भाग जो है आगे खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो इसमें से ढेर सारे वॉरहेड जगह जगह पे गिरेंगे। तो दुश्मन का अगर एयर डिफेंस सिस्टम नीचे खड़ा भी हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अभी तो एक ही मिसाइल आ रहा था, दुश्मन के रडार ने क्या किया, केवल एक ही मिसाइल को डिटेक्ट किया। लेकिन हमारी मिसाइल ऐसी टेक्नोलॉजी थी आगे कि वो आगे ओपन हो गई और इससे जगह जगह पर यहाँ पर ये वॉरहेड हम लोगों ने गिरा दिए। तो इससे हमला हो जाएगा। कहने का मतलब है जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करने की ताकत है। तो ये सिंगल मिसाइल है जो मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, अलग अलग टारगेट पर दाग सकता है। तो कोई छोटी मोटी नहीं है, ये भारत का एक इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन बन सकता है, देखो यूपीएससी ने साल 2014 में, क्योंकि अब क्वेश्चन ये है कि सर हम मिसाइल के बारे में पढ़ तो लिए हैं, लेकिन क्या ऐसे सवाल बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? अगर पूछे जाते हैं तो हमसे क्या पूछा जाएगा, ये प्रश्न बनेगा, है ना। या पैटर्न क्या है सर, पैटर्न वगैरह है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो 2014 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहां पर अग्नि 4 मिसाइल के बारे में यूपीएससी वालों ने सवाल पूछ लिया।
कि अग्नि 4 मिसाइल के रेफरेंस में आपके पास में यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि अग्नि 4 एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर सीधा हम यहां पर इसको टारगेट करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि अग्नि 4 के अंदर में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया है। प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिसाइल फ्यूल से चलेगा, तो केवल लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। तीसरा बोलता है कि अग्नि 4 मिसाइल जो है ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, वो भी 7500 किलोमीटर दूरी लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अग्नि 4 मिसाइल के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप समझ पाएंगे कि हाँ बिल्कुल, ये तो हम समझते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। जैसे होता है ना सरफेस टू एयर, जैसे अभी जो हमारा K6 है वो कौन सा है, वो यहां पर सीधा हमारे समुद्र से, ओशन से टारगेट करेगा, सबमरीन से लॉन्च होने वाला मिसाइल है। समझ गए। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट अग्नि 4 का बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ साथ सॉलिड फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखोगे तो ये भी गलत है। मतलब ये तो सही है कि हाँ न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, लेकिन इसकी रेंज 7500 किलोमीटर नहीं है। इसकी जो कुल रेंज है दोस्तों वो है 4000 किलोमीटर के आसपास। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपसे K6 के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि पैटर्न बरकरार है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलें आगे आते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। मौका क्या है, जो ये पीडीएफ आप अपने सामने सुंदर सा पीडीएफ देख पा रहे होंगे, जिसको क्रिएट किया गया है, हर एक पॉसिबल फोटोज का इस्तेमाल किया गया है, आपके न्यूज आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। हर एक आर्टिकल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी। तो ये पूरा पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एक पेड ग्रुप के अंदर में। हमारे चैनल पर एक पेड ग्रुप चलता है, इस पेड ग्रुप के अंदर में ये सारी पीडीएफ्स मिलती हैं कंपाइल करके, और इस पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप प्राप्त कर पाएंगे। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो आप डिजिटली रीड कर सकते हैं। और इन पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए, ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। आपके लिए अब तो मैंने और भी सोर्सेस ऐड कर दिए हैं, आपको करंट अफेयर्स के लिए भटकने नहीं दूंगा। ठीक है, प्रॉमिस है। पिछले 3 सालों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वीडियो से, वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आपके सामने एक डे के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है। अब इस डे से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये आर्टिकल कोई छोटा मोटा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रीजन ये है क्योंकि सीधा सरकारी वेबसाइट PIB पे इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया, वहीं से मैं ये आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2025 के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक ऐसा दिन जो बेसिकली हमको अवेयरनेस फैलाता है या जागरूकता फैलाता है ड्रग्स के खिलाफ, कि आज के समय पर ड्रग्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में बहुत सारी जागरूकता फैलाने का काम करता है। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, आपके सामने ये रही हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये डिपार्टमेंट है। तो खबर ये बोलती है कि हाल ही में इस डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, जो हर साल 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार भी 26 जून को ऑब्जर्व किया गया। समझ गए। तो ये आपको समझ में आ गया कि हाँ 26 जून को इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब जितने भी मेरे भाई वन डे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो याद रखिए, आपसे जितने भी डेज चर्चाओं में होते हैं उसके थीम पूछ लिए जाते हैं। तो इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम है, यहाँ पर हर साल थीम चेंज होता रहता है और थीम एज इट इज आपको रटना पड़ेगा। थीम है ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम। मान लो क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम करके जो थीम है ये पब्लिश हुआ था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हुआ था, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हुआ था। इस 26 जून को जो हमने यहाँ पर इस दिन का नाम दिया है, इसका ओवरऑल मेन टारगेट ही क्या है, दुनिया में ड्रग्स का जो कंजम्पशन है उसको दूर करना, लोगों को बताना ड्रग्स कितना हानिकारक है।
ड्रग से दूर रहें। ऐसे अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं जो परिवार के परिवार बर्बाद कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, एक नौजवान का पोटेंशियल, उसकी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। तो आपको याद रखना है, हर साल 26 जून को इसको ऑब्जर्व करते हैं और हर साल 26 जून को हम लोग इसको एज अ वर्ल्ड ड्रग डे के तौर पर भी देखते हैं, ताकि हम सब, पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी हो और लड़ाई लड़े इस ड्रग एब्यूज के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, ये जो दिन है इसकी इतिहास क्या रहा है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस पूरे दिन को हम ऑब्जर्व करें। इसको शुरुआत किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1987 के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको हम सेलिब्रेट करने लगे। सेलिब्रेट मतलब हम लोग यहाँ पर 2025 में, मतलब हर साल 26 जून को हम हर साल इसको लेकर एक अवेयरनेस फैलाने लगे। हमने 26 जून को एक टैग दे दिया कि हाँ, ये करंट समय पर इस प्रकार का डे हम लोग मनाएंगे। समझ गए? तो थीम याद रखिएगा, 2025 का थीम क्या है? ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम। क्योंकि हमें क्या करना है, इस ड्रग्स को या ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इसको पूरी तरह से रोकना है और अच्छा हेल्थ एजुकेशन लोगों को देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, लोगों को मजबूत करना है, यूथ के पोटेंशियल को बर्बाद नहीं जाने देना है। ये हमारा मेन पर्पस होता है कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। बस खाली आपने याद रखना है 26 जून ये डे है और इसका थीम, बस उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। दूसरी रेलिवेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है? ड्रग यूज स्टैटिस्टिक्स 2025। क्योंकि हम 2025 के डे के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो 2025 में ड्रग्स को लेकर स्थिति क्या है दुनिया और हमारे देश में, वो यहां पर समझाया गया है। तो बोला जा रहा है पिछले साल 300 मिलियन से ज्यादा लोग जिनकी उम्र 15 से लेकर 64 के बीच में है, ये सब वह लोग हैं जो ड्रग्स का कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से इस्तेमाल कर रहे थे। और जो भी ड्रग्स का यूज कर रहे हैं ये लोग, इसमें सबसे ज्यादा कैनबीस का इस्तेमाल किया जाता है और पिछले 10 सालों में कैनबीस का इस्तेमाल 25% से बढ़ता हुआ नजर आया है। कैनबीस की बात करते हैं तो वही गांजा वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। अब कैनबीस तो हो गया एक तरफ, जिसका यूज पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ा। कैनबीस के अलावा दोस्तों, आज हमारे देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता है जो आर्टिफिशियल मेड ये नशे करने वाली जितनी भी यहाँ पर ये ड्रग्स प्रेजेंट हैं, जिसमें एक आता है फेंटेनिल। फेंटेनिल के अलावा दूसरा आता है मेथाम्फेटामाइन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फेंटेनिल या मेथाम्फेटामाइन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये है एक चिंताजनक विषय कि भाई यहाँ पर जो लोग इसका यूज कर रहे हैं वो समझो बहुत बुरे एडिक्शन में है, इनको निकालना यहाँ से बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल जरूर है। और दुनिया में लोग इसकी तस्करी कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो ड्रग डीलर इसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरे को ये चीज बेच रहा है। दुनिया में आपको पता है जो ये ड्रग का ट्रेड है, जो ये व्यापार है, इससे हर साल $400 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप इमेजिन करो, मैसिव नंबर है, $400 बिलियन का। इससे पूरा क्राइम, करप्शन, वायलेंस के लिए सब पैसा जा रहा है। और सिमिलर ये आप कह सकते हैं यही वाला कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, यूथ को बर्बाद किया जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहां पर ये इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ देखोगे तो यही सिमिलर चीजें पॉर्न इंडस्ट्री पर भी अप्लाई होती है। अब पॉर्न भी यहां पर एक ड्रग की तरह है, इससे भी भयंकर है, जो लोगों को बर्बाद कर रहा है। लोग इसको देख रहे हैं, इंटरनेशनली देखा जाता है। अपने देश तो नंबर 1 पर है, पाकिस्तान यहां पर टॉप पर है, ये सब देश टॉप पर है जो सबसे ज्यादा पॉर्न का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यूथ यहां पे अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल बर्बाद कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और चीज क्या हो रही है, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जो पॉर्न इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस रेवेन्यू का इस्तेमाल होता है मल्टीपल क्राइम करने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है, अगर पॉर्न का कंजम्पशन किया जा रहा है, इस बात को समझाइए दिमाग को। जो भी लोग इसके चपेट में हैं, स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि पर्सनली मैं इंस्टाग्राम पे इस प्रकार के मैसेजेस रिसीव करता हूं कि सर मैं पॉर्न एडिक्शन में आ गया, क्या करूं, मैं स्मोकिंग एडिक्शन मेरी नहीं जा रही है। तो दोस्त, अपने आप को मजबूत करना है, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इतना ज्यादा ताकतवर बनाना है। देखो, अगर आप देखोगे आज के समय पर जो ये भीड़ है, या 99% जो ये लोग हैं वो इसी भीड़ में शामिल हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के पॉर्न मटेरियल से एसोसिएटेड हैं, ड्रग मटेरियल से एसोसिएटेड। ये चीजें आसपास हैं और ये आसपास रहने वाली हैं, समझो, लंबे समय तक यहां पर ये आसपास रहने वाली हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपके अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना है। और ये सब चीजें कब हावी होती हैं एक इंसान पे? जब एक इंसान का दिमाग खाली होता है, वो इंसान खाली होता है। याद रखिए, आपके पास में एक बड़ा गोल है,
एक बड़ा टारगेट है कि मुझको ये काम करना है, मुझको ये अचीव करना है, मुझे 5 साल में यहां से यहां तक पहुंचना है, रगड़ दो उस चीज के लिए अपने आप को। आपके दिमाग को इतना खाली टाइम नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ पे इन सब चीजों, ये फालतू की चीजें, 2 कौड़ी की चीजों के लिए यहां पर अपना टाइम वेस्ट करो। समझ रहे हैं? चलिए आगे आते हैं। अब फिलहाल ये यूपीएससी 2021 का यहां से क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि आज सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या है, कैनाबीस हो गया, कैनाबीस का जो पिछले समय पर इस्तेमाल है वो बड़ा है, फिर फेंटेनिल हो गया, तीसरी चीज हो गई मेथाम्फेटामाइन। ठीक है, अब देखो 2021 में एक बार ऐसा ही कोई सिमिलर प्रश्न पूछ लिया गया था बिस्फेनॉल ए के बारे में, जिसको हम बीपीए कहते हैं, कि बीपीए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बीपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल होता है कुछ प्रकार की प्लास्टिक को बनाने के लिए। तो आपको बताना है किस प्रकार की प्लास्टिक को बनाने के लिए बीपीए का यूज होता है, ये बताना है। बीपीए बहुत खतरनाक चीज है जो एक इंसान के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीकार्बोनेट को क्रिएट करने के लिए बीपीए का इस्तेमाल होता है। तो बीपीए क्या है? एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड जिसका इस्तेमाल होता है, जिसमें हम पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाते हैं। और ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक आज इस्तेमाल होता है पानी के बॉटल्स में, ठीक है, बेबी बॉटल्स में, फूड कंटेनर्स में, ऑप्टिकल डिस्क में, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी काफ़ी सारी जगह पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, आप बीपीए की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेन पे या बिहेवियर पे एक इम्पैक्ट डालता है, पर्टिकुलरली बच्चों के ऊपर में। ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है, इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करंट समय पर चल रही है। क्लियर हो गया? फिर दूसरे प्रकार के जो इसमें प्लास्टिक्स होते हैं उसमें बीपीए नहीं होता, याद रखिए। तो ये बीपीए मैंने आपको बता दिया, एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड है जो इस्तेमाल होता है खासकर किस चीज़ के अंदर में, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स को बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा गया था यूपीएससी की साइड से। आगे भविष्य में आप लोगों से ऐसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपको फेंटेनिल को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। बताइए फेंटेनिल को लेकर सच में ऐसा प्रश्न बन जाएगा तो क्या करना होगा? फेंटेनिल को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स करंट समय पर सही हैं। ये आप लोगों से पूछा गया है। पहला कि जो फेंटेनिल है ये एक ओपियोइड है जो इस्तेमाल किया जाता है पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, फेंटेनिल को कई सारी जगह पर दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दर्द से राहत दिलाने के लिए इसको एज अ दवाई इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है आज मेडिकल इंडस्ट्री में जो भी दवाइयां हैं, इन्हीं दवाइयों का ज़्यादातर इस्तेमाल लोग ड्रग्स के तौर पर करते हैं, सिरप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स के लिए, या फिर इन्हीं मेडिकल की दवाइयों का इस्तेमाल आजकल सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में, बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़ होता है, ये आपको पता होगा। तो फेंटेनिल ये करेक्ट बात है, एक ओपियोइड है जिसका दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, फेंटेनिल ये ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलेगा मॉर्फिन से एज अ पेन रिलीवर। अगर आप यहाँ पर अपने दर्द को दूर करने के लिए फेंटेनिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉर्फिन से ज़्यादा खतरनाक है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, क्या इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर है फेंटेनिल का टूवर्ड्स द यूएसए? बिल्कुल नहीं। यूएसए में जो फेंटेनिल आता है वो चाइना से आता है, इंडिया से नहीं आता। इंडिया कोई सप्लायर नहीं है, चाइना और मैक्सिको प्राइमरी सोर्स हैं इलीगल तरीके से फेंटेनिल को यूएसए में पहुंचाने के लिए। इसलिए यूएसए में काफ़ी सारे लोग इस प्रकार के ड्रग्स का शिकार हैं। समझ गए? ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है, PFAS के बारे में यह बात करता है। दिस इज पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस। ये क्या होता है PFAS? आइए फटाफट डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत काम का टॉपिक है। पहले ये जान लो ये खबरों में क्यों है, हमारे पास में ये जो न्यूज़ है वो क्या कहती है। खबर यह है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाल ही में डिस्कवर किया है कुछ ऐसे 20 बैक्टीरिया की प्रजातियां, 20 बैक्टीरिया की जो प्रजातियां हैं वो रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं। और इन सभी बैक्टीरिया के अंदर में एक खास चीज़ है। खास चीज़ यह है कि ये धीरे धीरे करके PFAS को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यानी कि पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और खत्म करने के लिए ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये यहाँ पर आप लोगों से मतलब न्यूज़ आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ है हमारे अलग अलग न्यूज़पेपर में। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिरकार PFAS ये है क्या। ये यूपीएससी सवाल पूछ भी चुका है पहले। देखो आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे आइटम हैं, उन सब के अंदर हमें ये PFAS मिला है। PFAS को कई बार कहते हैं फॉरएवर केमिकल। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे आसपास हमेशा रहने वाला है, एनवायरमेंट में ये डिग्रेड नहीं होता। ये बड़ी केमिकल की फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी फैमिली जो बहुत टॉक्सिक है, जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये एक हैजार्डस केमिकल है, याद रखिए। और ये केमिकल आज के समय पर हम ही जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं
जो हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, उसी में ही इन केमिकल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 1950 से रेगुलर इसका यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन कौन से मटेरियल है जिसमें PFAS का यूज़ किया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहले पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक जिसमें PFAS का यूज़ होता है। फास्ट फूड पैकेजिंग रैपर हो गया, कैंडी रैपर हो गया, शैम्पू हो गया, ठीक है। नॉन स्टिक, जो आप नॉन स्टिक पैन वगैरह यूज़ करते हैं मत यूज़ करा करो, उसमें टेफ्लॉन वगैरह होता है। कभी कभार के लिए, ओकेजनली ठीक है, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हानिकारक है। कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। डेंटल लॉस हो गया, नेल पॉलिश हो गया, नेल पॉलिश के अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट, पिज़्ज़ा के बॉक्स हो गए, इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से PFAS दैट इज पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। एंड ये जो PFAS है ये एक प्रकार का फॉरएवर केमिकल है, मैंने आपको बता दिया। सर फॉरएवर केमिकल क्या होते हैं? जो एनवायरमेंट में हमेशा रहेंगे, एनवायरमेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें लगातार नुकसान पहुंचाते रहेंगे। चाहे टेम्परेचर क्यों ना बढ़ जाए, चाहे एसिड से ही उसको ख़त्म करने की कोशिश क्यों ना किया जाए, या एनवायरमेंट उसको ख़त्म करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते क्योंकि ये फॉरएवर केमिकल हैं, अमर होकर आए हैं। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है मैंने आपको बताया, नॉन स्टिक जितने भी आपके जो बर्तन हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कुछ फैब्रिक्स में, कपड़ों में, फूड पैकेजिंग में भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? जो ये ये पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस जो है ना, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये PFAS के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बना होता है, जिससे, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बताओ ये फॉरएवर केमिकल है और बोला जाता है कि ये फॉरएवर केमिकल किसी भी हालात में बर्बाद नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न इसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कार्बन और फ्लोराइड की, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ये लगातार बना रहता है। इस वजह से इसका नाम कई बार हम फॉरएवर केमिकल भी कह देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आज ये इंसानों के अंदर जा रहा है। यह है सबसे बड़ी समस्या। कैसे? क्योंकि ह्यूमन एक्सपोजर इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री इसी फॉरएवर केमिकल PFAS का यूज़ करती हैं, और जब उस इंडस्ट्री से ये केमिकल निकलता है तो ये जाता है मिट्टी में, पानी में और साथ ही साथ में हवा में। और ये पानी के अंदर में सॉल्यूबल है, याद रखेगा, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है ये PFAS। और वही गंदा पानी अगर एक इंसान पी ले तो उसके बॉडी में पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, ये पहुंच गया PFAS। बाकी आज के समय पर हमारे आसपास के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, खाना पीना, पहनना, सब जगह पर PFAS प्रेजेंट है, ये पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस मिला हुआ है। तो ये धीरे धीरे करके PFAS ये एक्यूमुलेट होता है, यानी एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता है हमारे बॉडी में। और केवल हमारी बॉडी नहीं, केवल बॉडी लिखी है तो मतलब इंसानी बॉडी भी और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में जाकर यहाँ पर ये इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने से उस इंसान की फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा इंसान, डेवलपमेंटल इफेक्ट्स होने लगेंगे बच्चों के अंदर में, हार्मोन डिसरप्ट हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, रिस्क हो सकता है कैंसर का। अगर ये PFAS बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हुआ तो ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट हैं वो बॉडी पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। समझ गए क्या होता है PFAS, कैसा इसका एक्सपोजर होता है, वो भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन यह है कि क्या सर हम इसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है। रेगुलेशन के लिए हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है या इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, याद रखिए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ने ऑलरेडी PFOS को, यानी इसी परफ्लोरो ऑक्टेन सल्फ्यूनिक एसिड को, और दूसरा परफ्लोरो ऑक्टेन एसिड को, तीसरा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को, इन सब को लिस्ट कर रखा है। तो ये इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर रखा है जहां पे हम इसको रोकने की बात करते हैं। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये पिछले साल 2024 में UPSC ने आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया। ये क्वेश्चन 2024 का है और ये भी सीधा PFAS के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू परफ्लोरो एल्काइल और पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, यानी इस PFAS के रेफरेंस में आपके पास में ये पर्टिकुलर तीन स्टेटमेंट्स हैं। बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ये PFAS होता है ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी ये मिल सकता है पीने के पानी में, खाने में और साथ ही साथ में फूड पैकेजिंग मटेरियल में। जी बिल्कुल, सब जगह मिल सकता है। दूसरा, जो PFAS होता है ये इजीली डिग्रेड नहीं होता, एनवायरमेंट में जल्दी खत्म नहीं होता, बिल्कुल, इसलिए तो हम इसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं। तीसरा, जो परसिस्टेंट एक्सपोजर होता है, यानी कि अगर जो ये PFAS है
ये PFAS लगातार इंसान के या जानवर के कांटेक्ट में आए तो इससे बायो एक्यूमुलेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर में ये PFAS इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये एनिमल बॉडीज़ के अंदर बायो एक्यूमुलेशन एनिमल बॉडीज़ में होता है, एनिमल बॉडीज़ में भी इकट्ठा होता है, बिल्कुल चाहे इंसान हो जानवर हो दोनों में इकट्ठा होता है। दैट मीन्स यहाँ पर तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं, समझ रहे हैं। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, सॉल्व आप कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अभी हाथों हाथ पढ़ा, तो ये पैटर्न बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। मैं आपको वो सारी बातें पढ़ा रहा हूं, वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो किसी भी प्रकार से कोई टाइम वेस्ट आपका यहां नहीं हो रहा है, इस बात को दिमाग में मत रखना। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने ये प्रेजेंट है, एक डिजीज के बारे में, एक बीमारी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में एक एक्टर हैं, उन एक्टर ने यहाँ पर इसके बारे में दर्शाया, इस बीमारी के बारे में बताया कि वो करंट समय पर ये बहुत खतरनाक सीरियस हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं और इस कंडीशन को नाम दिया गया है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। याद रखिएगा। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एग्जैक्टली होता क्या है, आइए इस बात को समझते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में फेस में यानी चेहरे में कुछ नर्व्स होती हैं, ये आपको नर्व्स देखने को मिलेंगे और ये नर्व सीधा ब्रेन के साथ में कनेक्ट होती हैं, जिसमें यहाँ पर एक नर्व्स ये देखने को मिल जाए जिसका नाम है ऑप्थैल्मिक, दूसरी मैक्सिलरी ब्रांच है, तीसरी मैंडिबुलर ब्रांच है। ये नर्व्स की अलग अलग ब्रांच हैं जो आपके ब्रेन के साथ में जुड़ती हैं और इन नर्व्स को हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। याद रखिएगा। और जब इन नर्व्स में दर्द उठना शुरू होता है तो क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नाम की प्रॉब्लम आती है। और इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमारा जो चेहरा होता है, चेहरे के एक साइड पर भयंकर लेवल पर दर्द होता है। या तो चेहरे के इस हिस्से में दर्द होगा, या चेहरे के इस हिस्से में दर्द होगा, या चेहरे के इस हिस्से में दर्द होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से नर्व्स में यहाँ पर पेन हो रहा है, कौन सी ब्रांच में पेन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो एक इंसान सही से खा नहीं पाता, ब्रश नहीं कर पाता, स्माइल नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में। क्वेश्चन बन सकता है, बताओ कि रिसेंटली एक बीमारी चर्चाओं में थी जिसका नाम है डोलोयूरेक्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कहोगे अभी तो आप बोल लेते हैं इसका नाम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, इसका नाम ये भी है, याद रखिएगा, टिक डोलोरियोक्स, ये इसका नाम है। इसको इस नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ऐसा भयंकर लेवल पर दर्द होता है चेहरे के ऊपर में कि ये एक इंसान के बर्दाश्त से ये बाहर हो सकता है, समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, मेन कॉज क्या है। मेन कॉज है ट्राइजेमिनल नर्व। ये नर्व सबसे पहले अफेक्ट होती है क्योंकि ये नर्व क्या करती है, हमारे फेस से सारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। और जब ब्लड वेसल जो है, हमारा जो ब्लड वेसल जिसमें खून बह रहा है, ये प्रेशर डालता है इस ट्राइजेमिनल नर्व पर, तब ये पेन यानी ये दर्द उठना शुरू होता है। ये दर्द कैसे भी हो सकता है, खाने की वजह से, ब्रशिंग की वजह से, स्माइलिंग की वजह से यहाँ पर ये ट्रिगर हो सकता है। याद रखिए, सिंपल एक्टिविटीज़ की वजह से भी उठ सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ पर मान लो उनको कम दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये समय के अनुसार ये दर्द भयंकर लेवल पर बदतर हो जाता है, लंबे समय के लिए होता है और लगातार बार बार यहाँ पर ये दर्द के झटके लग रहे होते हैं। और ज़्यादातर महिलाओं के अंदर में या ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम कॉमन सी हो जाती है। याद रखिएगा कि इसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, या तो आपको एक हैवी मेडिकेशन चाहिए या फिर आपको सीधा सर्जरी करवाना पड़ेगा, तभी इस दर्द से छुटकारा मिल पाएगा। इसको हम कई बार ये वाली डिजीज़ कहते हैं, इसको मैं बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, विवाद मतलब यहीं पर वीडियो स्ट्रक हो जाएगा। तो इसको इस बीमारी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। ये यूपीएससी का 2021 का एग्जाम्पल, एक टर्म है ACE2 करके। तो ACE2 रिसेंटली चर्चाओं में देखने को मिला, किस कॉन्टेक्स्ट में चर्चाओं में है, तो जो बीमारी होती है, वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज के स्प्रेडिंग के चर्चाओं में ये ACE2 चर्चाओं में था ये टर्म, याद है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर याद रहेगा। क्वेश्चन बन सकता है, बताओ ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ पर चर्चाओं में ये किस कॉन्टेक्स्ट में रहता है या किस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आपको पता होना चाहिए ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। ये आर्टिकल बात करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब ये RGI क्या होता है सर, आइए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। पहले मैं हम ये बता देता हूं कि ये न्यूज़ क्या है, पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। खबर यह है कि हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने
सभी राज्यों से यानी सभी स्टेट से ये बोला है कि भाई इंश्योर कीजिए जो ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बर्थ सर्टिफिकेट उनकी माताओं को तुरंत, यहाँ पे मान लो कोई सरकारी अस्पताल है जहाँ पर एक माँ जाती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद उस माँ को वेट ना करवाया जाए, तुरंत हाथों के हाथ उस बच्चे का, क्योंकि वहीं पर पैदा हुआ है तो उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वहीं बनेगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट उस माँ को तुरंत दे दिया जाए। अभी क्या होता है, तुरंत नहीं मिलता है, कुछ समय बाद चक्कर काटते रहो तब जाके हॉस्पिटल वाले बाद में देते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि स्पेशली जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे कोई किसी मदर की डिलीवरी होती है तो बच्चे को जन्म दिया, अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो उससे पहले ही यहाँ पर उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर उस माता को सौंप दिया जाए, ताकि आगे फर्दर आप देखोगे तो उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट का जगह जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जन्म पत्र की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये बात किसने बोली है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। इतनी पावरफुल बॉडी है ये। अब ये क्या है, आइए बात करते हैं फटाफट। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को 1949 में बनाया गया, ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है। याद ये रखना है ये कौन से मंत्रालय में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, यानी गृह मंत्रालय में ये आता है। ठीक है, इसको कौन हेड करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को हेड किया जाता है एक रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से, और एक एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये दो व्यक्ति यहाँ पे क्या करते हैं, इस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को चला रहे होते हैं। अब इन लोगों का मेन काम क्या है, मेन काम है देश का जो हमारा पॉपुलेशन साइज है। आप देखोगे देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इसको लेकर हर 10 साल में एक सेंसस होता है, जनगणना होती है। तो उस जनगणना को करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी जिम्मेदार है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, वो सारा का सारा डेटा अपडेट किया जाए। इंडिया की पॉपुलेशन साइज, भारत का ग्रोथ, भारत का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डेटा, उसका स्टैटिस्टिक्स ये तैयार करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे पास में, लॉ है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। याद रखिए ये बहुत रेलिवेंट एक्ट है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो लोगों का जन्म होता है वो रजिस्टर किया जाता है, या लोगों की मृत्यु होती है तो उसको भी यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इसी के थ्रू यहाँ पर मिलता है। तो रजिस्ट्रार जनरल एक प्रकार के आपको सिविल सर्वेंट देखने को मिलेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के। इनका मेन पर्पस है लोगों का जो ये पॉपुलेशन का डेटा है वो यहाँ पर इकट्ठा करना, वो यहाँ पर इंश्योर करना। लेकिन एक बात और याद रखना, पॉपुलेशन के डेटा के साथ साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे भी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन बन जाएगा, इस पॉइंट को, इस लाइन को जहां भी लिखना चाहते हो फटाफट लिख लो, क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, फिर से मैं कह रहा हूं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, पॉपुलेशन का जो डेटा है, सर्वे है, वो तो करते हैं, साथ ही साथ में इंडिया में लिंग्विस्टिक सर्वे, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, कितनी लैंग्वेजेस का यहां पर यूज हो रहा है वो सर्वे भी यहां पर ये करते हैं। समझ गए। तो इंडिया में आपको पता है कितनी सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो आप समझ गए लगभग कि आरजीआई है क्या। अब आरजीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, इनका मेन कार्य क्या है। पहला इनका कार्य होता है जो हमारी जनगणना है भारत की, सेंसस ऑफ इंडिया है, उसको कंडक्ट करना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा लिंग्विस्टिक सर्वे भी यही कंडक्ट करता है। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहां से। जो भाषाओं को लेकर सर्वे होता है, इंडिया में किस किस कितनी कितनी प्रकार की भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, उसका एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर हमको प्रोवाइड करवाता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन कंडक्ट करता है, यह भी यहां पर हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से। क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन बन जाए, भारत का पहला लिंग्विस्टिक सर्वे किसने कंप्लीट किया था, तो कंप्लीट करने वाले वो व्यक्ति हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेडसन। तो 1928 में इन्होंने पहला लिंग्विस्टिक सर्वे कंप्लीट किया था। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का वो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपडेट करना, यानी जो बर्थ हो रहा है देश के अंदर में, जिन बच्चों का जन्म हो रहा है या जिनकी मृत्यु हो रही है, उनका रजिस्ट्रेशन करके चलना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहां पर इकट्ठा करके चलना। ठीक है। बाकी आपको पता होगा जो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969 वाला, इसमें लास्ट नहीं उससे भी पहले 2023 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस करे गए थे। और चेंजेस करने के बाद में ये बोल दिया गया था कि जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिनकी डेथ होगी या जिनका बर्थ होगा, ये सारे रजिस्ट्रेशन सीधा केंद्र सरकार की पोर्टल पर अब से अपडेट होंगे 1 अक्टूबर 2023 से। तब से सारा का सारा डेटा वहां पर अपडेट होता रहता है रेगुलर बेसिस पे, याद रखिएगा। वो सारा का सारा डेटा वहां पर अपडेट होता रहता है, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी बर्थ और डेथ की।
क्लियर, क्वेश्चन बन सकता है। अब डायरेक्टली क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से बना नहीं है लेकिन चर्चाओं में है, और देखोगे इस टाइप के प्रश्न बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के 2022 का ये प्रश्न आपके सामने है। मैं आपको कुछ पैटर्न थोड़ा सा मिला जुला दिखा रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दोनों के दोनों ओनली ऑफिसर्स हैं सरकार के ये दोनों वो ऑफिसर हैं जिनको अलाउ किया जाता है कि वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सर पार्लियामेंट की मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो जा सकता है बट सोलिसिटर जनरल नहीं जा सकता, क्योंकि सोलिसिटर जनरल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी है, संविधान में इसके बारे में थोड़ी कोई मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा, समझिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा ये बिल्कुल गलत है। तो केवल अटॉर्नी जनरल यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के तहत केवल अटॉर्नी जनरल को अलाउ किया गया है, पावर दी गई है, वो भी इसमें इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, वोट देने की पावर नहीं होती, बस खाली इनको बोला गया है कि हाँ पार्लियामेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के पास में ये वाली पावर नहीं है। सॉलिसिटर जनरल क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, संविधान में मेंशन नहीं है, तो उनको वो पावर नहीं मिलती पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने की। दैट मीन्स आप लोग समझ गए कि पहला स्टेटमेंट यहां पर अगर इसका पहला भाग होता तो ठीक था, बट सॉलिसिटर जनरल को लेकर सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा कहता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं जब सरकार जो है, जिस सरकार ने उसको अपॉइंट किया था, जब वो सरकार रिजाइन कर रही होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब गवर्नमेंट ने यहां पर, जिस गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है वो रिजाइन करेगी तो ये भी ऐसा रिजाइन करेंगे, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि संविधान की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है अटॉर्नी जनरल, एक इंपॉर्टेंट पद है। तो भारत का जो संविधान है वो ऐसा कोई भी प्रोविजन, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता जहां पर यह लिखा हो कि जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट ने उनको रिजाइन किया है, वो गवर्नमेंट अगर मतलब हटती है तो यहां पर इनको भी रिजाइन करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल यहां पर इस ऑफिस में बैठ सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं, अंडर द आर्टिकल 76 क्लॉज 4, समझ गए। तो यानी कोई भी संवैधानिक कंपल्सरीनेस यहां पर नहीं है कि इनको रेजिग्नेशन करना होगा अगर सरकार चेंज होती है तो। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए फटाफट अगले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। मैं समझ रहा हूं ना, एक पैटर्न यही है, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, तो पढ़ के जाइएगा, बहुत काम की चीज है। अगला न्यूज आर्टिकल बात करता है अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल के बारे में। तो ये दोस्तों यहां पर एक वेसल है, वेसल मतलब एक हम जहाज की, शिप की बात कर रहे हैं। कौन सा वेसल है? फास्ट यानी तेज चलने वाला, पेट्रोल यानी दस्तक मारने वाला जहाज आपको ये देखने को मिलेगा, जो क्या कर सकता है, निगरानी रखने का काम कर सकता है। तो ये नाम है अदम्य, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अदम्य पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है जो तेज चलेगा, और ये हमारा 8 FPV प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जो हमने 8 ऐसे वेसल लेने हैं जिनको बनाया जा रहा है गोवा के अंदर में, उसमें से अदम्या ये पहला इस प्रकार का वेसल है जिसको तैयार कर लिया गया है और इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल कौन करेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड करेगी, जो हमारे तट रक्षक हैं वो करेंगे। उन्हीं को तो जरूरत पड़ती है कि भाई हमारी जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है, अब कोस्टल लाइन कितनी बड़ी किलोमीटर है आपको पता है? हमारा आज 75-100 किलोमीटर की एक समुद्र की बाउंड्री है जो भारत से शेयर होती है। पुराना कोस्ट लाइन का मेजरमेंट है, नया मेजरमेंट यहाँ पर 11,000 किलोमीटर के आसपास है, यह पता होगा, ठीक है। तो समुद्र की सुरक्षा करनी है, तटरक्षक है, तो तटरक्षक को यहाँ पर चाहिए इस प्रकार के बहुत शानदार वेसल्स। तो इसमें से अदम्य पहला वेसल आ चुका है, याद रखिएगा। जो हमने 8 वेसल बनाने की बात की थी उसमें से पहला वेसल अदम्य है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा, सार्थक को लेकर क्वेश्चन बन चुका है SSC CHSL के अंदर में, अदम्य को लेकर सवाल बन सकता है कि अदम्य रिसेंटली चर्चाओं में था, ये क्या है? तो ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, समझ गए। तो ये जो हम लोग 8 इस प्रकार के जहाज बनाने वाले हैं उसमें से पहला जहाज है ये, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तैयार कर रहा है। इसके फीचर्स क्या होंगे? ये कंट्रोलेबल है, इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, कहीं पर भी इसको मोड़ा मारा जा सकता है, पूरी तरह से इसका कंट्रोल हमारी कोस्ट गार्ड के हाथ में होगा। इसमें कुछ गन्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सिक्योरिटी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए 30 mm का CRN 91 गन है।
उसके अलावा रिमोट कंट्रोल गन भी है, इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम लगाया गया है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। सटीक तरीके से एक्सटेंसिव लेवल पर हमारे समुद्र की सुरक्षा कर सकता है ये। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अदम्य जो है ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की पावर को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, तट की जो सुरक्षा है, तट पे जो निगरानी है वो बढ़ जाएगी। कोई सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो उस दौरान भी यहाँ पर इस जहाज़ को हम बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और क्योंकि ये सारे के सारे जहाज़ इंडिया में बनाए जा रहे हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, दैट मीन्स इंडिया का जो एक विजन है आत्मनिर्भर भारत बनने का, इस विजन को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। आप देखिए, ये यूपीएससी ने यहाँ पर 2016 में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया। मैंने बोला ना अदम्य क्या है, हाल ही में न्यूज़ में था। सवाल ऐसे बनते हैं, बहुत बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी। आईएनएस अस्त्रधारिणी ये भी एक जहाज है जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। ये क्या है? तो ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। याद रखिएगा, एक ऐसा जहाज जो टॉर्पीडोज वगैरह लॉन्च करता है दुश्मन की पनडुब्बियों को उड़ाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो अपना 50 मिनट का एक धमाकेदार वीडियो आज संडे में बस इतना ही पढ़ना है। अलग अलग सोर्सेज मैंने कंपाइल करे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने इन्वॉल्व की है। ठीक है, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें डेली बेसिस पे। अब मैं कोशिश करूंगा अर्ली मॉर्निंग में आपको ये आपके वीडियोस मिलते रहें। बाय बाय।